हमारा अगला सवाल क्या है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विथ लेबल डायग्राम। तो रूबी लेजर का डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसको समझने से पहले अगर इसको एकदम बारीकी से अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो हमें 3 टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए जो लेजर के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लेजर क्या है? लेजर बेसिकली एक ऐसा मशीन है या ऐसा डिवाइस है, ठीक? ये ऐसा मशीन है जो एक कोहेरेंट कोहेरेंट हाई इंटेंसिव हाई इंटेंस मोनोक्रोमेटिक ऐसा कुछ करके एक लाइट सोर्स प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली आप लेजर तो समझते ही हो। अच्छा, लेजर देखो, लेजर जो होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं गैस लेजर और दूसरे होते हैं सॉलिड लेजर। ठीक है, तो सॉलिड लेजर में ही एक एग्जांपल है हमारा रूबी लेजर का। ठीक है, रूबी लेजर, तो आज इसी के बारे में डाइव डीप करते हैं, रूबी लेजर के बारे में। ठीक है, अब देखो लेजर जो होता है बेस्ड होता है 2-3 चीज़ों पर। ठीक है, पहला होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा लेजर उतना ही होगा। दूसरा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तीसरा जो हमें थोड़े 1-2 टर्म के बारे में समझने होंगे, ये होता है हमारा मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, ये समझना है। चौथा है पंपिंग, पंपिंग। अगर ये 2-3 टर्म के बारे में अगर आप समझ गए तो लेजर एकदम आसान है, आप लिख भी सकोगे। ठीक है, और ये हर साल एक लेजर पूछ देता है एग्जाम में तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। तो हमने देखा है जो एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जो मौजूद है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद है उसको इससे डिनोट करते हैं। ये E1 है और ये E2 है। इसको ग्राउंड स्टेट लेवल बोल सकते हैं या इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी है। तो देखो नॉर्मल स्टेट में होता क्या है, समझना जरा। नॉर्मल स्टेट में ये होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 एटम है। ठीक है, 4 एटम है, इसको हमने एक्साइट करा तो यहाँ पे 1 या 2 एटम हायर एनर्जी पर गए, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर गए। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में पता है क्या होता है। और ऑब्वियसली जो टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की, ज़्यादातर टेंडेंसी क्या होती है कि ग्राउंड स्टेट पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहे बजाय कि एक्साइटेड स्टेट पे। तो ये एक नॉर्मल स्टेट होता है। लेकिन लेजर को परफॉर्म करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये हुआ ना कि ये नंबर ऑफ एटम पहले स्टेट पे रहा, हाँ ग्राउंड स्टेट पे, ठीक, ये N2 हायर एनर्जी पे रहा और ये E2 रहा। तो देखो यहाँ पे जो 4 मॉलिक्यूल, अब मान के चलो मैंने 2 मॉलिक्यूल को ऊपर भेजा, लेकिन क्या हो इस 4 मॉलिक्यूल में से ज़्यादातर मॉलिक्यूल को मैं क्या करूँ एक्साइटेड स्टेट पे भेज दूँ। ठीक है, ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट पे भेज दिया। ठीक है, तब इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब यही होता है कि लोअर एनर्जी लेवल से ठीक है एटम को ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट पे भेजना। ये N2 है, एटम को ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट पर भेजना। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का केस क्या होता है, N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है, यानी हायर एनर्जी लेवल पर हमारे एटम ज़्यादा हो गए। ये हमने कैसे कर दिया, ये होता है एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। ये एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक पावर लगाते हैं, एक पावर सप्लायर यहाँ पे लगाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली दूसरा लेजर भी हो सकता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक, तो वो पावर सप्लाई जब यहाँ पे लगाए हमने तो वो इसको एनर्जी प्रदान किया इस मॉलिक्यूल्स को जो ग्राउंड लेवल पर थे। और ये मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ज़्यादा मात्रा में और वो एक एक्साइटेड स्टेट पर हो गए। तो बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1 करना है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा करना है कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट में। ठीक, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन समझ गए। और पंपिंग क्या है, पंपिंग यही है। पंपिंग का मतलब हमने यहाँ पे पावर सप्लाई करा मॉलिक्यूल को ऊपर भेजने के लिए, तो पंपिंग भी यहाँ पे यही होता है, बेसिकली पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें समझ गए। अब देखो स्टिमुलेटेड इमेज और मेटास्टेबल स्टेट क्या है। ये होता है ना कि जब जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को जब हायर एनर्जी लेवल पर भेजते हैं ना, हायर एनर्जी से यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहा,
ये N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होकर जाए। यहाँ पे हमने पंपिंग प्रोसेस लगाया, पंपिंग प्रोसेस लगा, यहाँ से कुछ एटम को ज़्यादा लेकर चले गए यहाँ पे। तो देखना एक एक होता है ना कि जब पार्टिकल का एक बेसिक टेंडेंसी होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आए, तो जब भी जैसे कि मान कर चले हमने 3 यहाँ पे एनर्जी लेवल लिए हैं, E2 E3 E2 E1, ये ग्राउंड स्टेट, ये सेकेंड लेवल एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड लेवल। यहाँ पे बेसिकली पता ही होता है कि जैसे ही हम पार्टिकल को पंपिंग करा के यहाँ पे ले जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा हाई अनस्टेबल एनर्जी स्टेट होता है। पार्टिकल का यहाँ पे ना स्टे होने का टाइम पता है कितना होता है? स्टे होने का टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ये इतना कम टाइम होता है कि ये अब पार्टिकल जो है यहाँ पे आकर डीके होने लगते हैं, ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो पार्टिकल को जो है एक्साइटेड स्टेट में रुकने का टाइम बेसिकली 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करें भाई, जब पार्टिकल जब इतना कम टाइम पे रुक रहा है तब वो नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगता है ना, तो यहाँ पे उस प्रोसेस में नहीं, मतलब कि जब नीचे आता है ना, तो एक ऐसे बीच टर्म में एक ऐसे लेवल आते हैं, ठीक है, जिसको मेटा अस्टेबल अस्टेबल मेटा अस्टेबल स्टेट बोलते हैं। एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पर पार्टिकल जो है कुछ समय के लिए, मतलब कि 10⁻⁻8 सेकेंड तो वो रुकता है, ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होता है। तो यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड माइनस, हाँ, 3 सेकेंड के करीब करीब, मतलब कि कुछ ज़्यादा समय यहाँ पे पार्टिकल आकर रुक जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल का स्टे टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये E2 लेवल पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक मेटा स्टेबल स्टेट उसी को बोलते हैं जहाँ पर पार्टिकल कुछ समय के लिए रुकता हो, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 10⁻³ सेकेंड, लेकिन कुछ समय के लिए रुकता है, इसी को ही हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है पार्टिकल बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे अचीव होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, जाएगा फटाक से इधर यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन E2 लेवल पर ज़्यादा हुआ, और मेटा स्टेबल स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे पार्टिकल कुछ थोड़े समय के लिए रुके, ठीक। ये मेटा स्टेबल स्टेट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या हुआ। अब देखो, इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिशन का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे नीचे आना। इमिशन का मतलब नीचे आना, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ऊपर जाना, ये हमने पता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि पार्टिकल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके ऊपर का, इमिशन का मतलब नीचे आना। और देखो, इमिशन होता है ना, तो यहाँ पे 2 तरीके से होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब देखो, E2 से E1 आता है ना मॉलिक्यूल तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। स्टिमुलेट्स इमिशन का मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल है और यहाँ से हमने पंपिंग करा के कोई एक एनर्जी प्रोवाइड करा है। एनर्जी बेसिकली क्या हो गया? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूनिट क्या है? वही फोटोन होंगे। समझ में आ रहा है? ये एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यही फोटोन ही होगा। तो ये पार्टिकल जो है, फोटोन जो है पार्टिकल को एक्साइट करा के यहाँ पे ले गया, जबकि हाईली अनस्टेबल था, तो ये यहाँ पे एक ऐसे लेवल पर आ गया मेटास्टेबल स्टेट पे, जहाँ पार्टिकल थोड़े समय के लिए स्टे हो जाए। अब यहाँ पे फोटोन क्या होता है ना, वही जो एनर्जी जो है यहाँ से आती थी, जो फोटोन का रेडिएशन जो है यहाँ पे घूम रहा है, जो हम सप्लाई कर रहे हैं लगातार, तो यही जब पार्टिकल नीचे आता है E2 से E1, तो यही फोटोन जो है इस पार्टिकल को स्टिमुलेट करता है ये थोड़ा ध्यान से समझना। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है कि इसको जो है एक्साइट करता है पार्टिकल को, कि वो अपनी एनर्जी छोड़े ये पार्टिकल, और एक नया फोटोन क्रिएट कर दे। तो जो पुराना फोटोन है, पुराना फोटोन जैसे यहाँ पे समझो ये E2 लेवल पे हुआ, ये E1 से अब आने की बारी समझो। यहाँ पे जैसे मान के चलो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे जो एनर्जी आई, जो फोटोन की एनर्जी, फोटोन मतलब बेसिकली जो एनर्जी सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल को स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट करता है, और इसको बोलता है कि तुम स्टिमुलेट करने से ना एक नया फोटोन क्रिएट हो जाता है। नया फोटोन नया फोटोन नया फोटोन क्रिएट हो जाता है। अब ये जो नया फोटोन है, अब ये जो फोटोन है, इन दोनों का जो है वेवलेंथ, दोनों का फेज एनर्जी सेम होता है, तो इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो पार्टिकल रहा, ये पार्टिकल इस नए फोटोन को एनर्जी प्रोवाइड करके, या नया फोटोन क्रिएट करके फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है।
तो यहाँ से देखो एक नया फोटोन ये करा, फिर बहुत सारे फोटोन आएंगे, वो अलग अलग पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे जिससे नए फोटोन बनेंगे, और जो पुराने फोटोन होंगे और नए फोटोन होंगे उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी, उसकी फेज, वो दोनों सेम होंगे, और इस तरीके के चैनिंग रिएक्शन होगी तो हमें जो है लेजर लाइट मिलने लगेंगे। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन का ही मेन रोल होता है यहाँ पे। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। स्टिमुलेटेड का मतलब वही कि वो जो फोटोन है वो पार्टिकल को स्टिमुलेट करता है, और पार्टिकल जो है एक नया फोटोन क्रिएट करता है, नया फोटोन क्रिएट करता है, और ये जो पुराना फोटोन है और ये नया फोटोन, इन दोनों का जो है वेवलेंथ, एनर्जी, सब कुछ सेम होता है। इसी तरीके से अलग नए नए फोटोन अलग अलग पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो नए नए फोटोन और क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, और पुराने फोटोन के सेम एनर्जी और फेज के साथ तो लेजर एकदम शानदार धांसू लेजर बनता है। तो लेजर इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन वो कितना शानदार हो रहा है। तो इसी तरीके के अब हम बात करते हैं रूबी लेजर पर। इतना बात समझ में आया तो रूबी लेजर बहुत ही आसान है। ठीक है, अब रूबी लेजर की बात पे आते हैं। तो रूबी लेजर यही जो है एक सॉलिड लेजर है, एक मशीन जो बनाया गया था। तो इसके डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल थोड़े से देख लेते हैं। नोट्स मैंने बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग नोट्स बनाए हैं, आप देख। अभी मैं नोट्स पर आता हूँ तो यहाँ पे थोड़े से देखते हैं कि लेजर किस तरीके से होता है। बेसिकली ये क्या है, ये एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो है हमने एक रूबी रोड इस तरीके से इंसर्ट करा है। ये रूबी रोड का डायग्राम इस तरीके से होता है, रूबी रोड इस तरीके से इंसर्ट करा। ठीक है, रूबी रोड इंसर्ट करा, इसके नामकरण भी कर देते हैं, रूबी रोड। ठीक, रूबी रोड इंसर्ट करा। अब देखो यहाँ पर ना हम एक पावर सप्लायर जो है, यहाँ पर जब हम पावर सप्लाई एक फ्लैश ट्यूब के माध्यम से पावर सप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हेलिकल पाथ, समझते हो हेलिकल पाथ? हेलिकल पाथ का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से लपेटा हुआ, ये एक फ्लैश ट्यूब है। ठीक है, ठीक है, ये एक फ्लैश ट्यूब है, यहाँ से एक पावर सोर्स जा रही है, पावर सोर्स जा रही है। तो ये एक जो है हेलिकल टाइप है, ये जेनन का फ्लैश ट्यूब है, जेनन फ्लैश ट्यूब है। तो यहाँ पे अंदर जो है रूबी रोड इंसर्ट करा गया है, ये जेनन का फ्लैश ट्यूब है। यहाँ पे जो एक साइड जो होता है ना, ये रूबी रोड का एक साइड ये फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है, फुली रिफ्लेक्टेड होता है। फुली रिफ्लेक्टेड मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये पार्शियली पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे अंदर जब इलेक्ट्रिक सोर्स जाता है ना, तो यहाँ पे हालांकि मैंने अभी बनाया रहा, यहाँ पे ना कूलिंग के लिए एक पाइप दे दिया जाता है ताकि वाटर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होता रहे, अंदर कूलिंग सिस्टम बने रहे। खैर ये जेनन फ्लाश ट्यूब हो गया। ठीक है, ये जेनन का फ्लाश ट्यूब हो गया। ये फ्लाश ट्यूब किसको कवर करता है, गैस के ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को। ठीक, और ये ग्लास ट्यूब किसके कवर कर रहा है, ये रूबी रोड को। अब मेन काम रूबी रोड के अंदर ही होता है, इसको समझते हैं। ये जो रूबी रोड होता है ना, रूबी रोड बना होता है, ध्यान से देखना, ये जो रूबी रोड बना होता है ना, ये रूबी रोड बना होता है, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड से और दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड से, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। लेकिन ध्यान रखना ये ज़्यादा पोर्शन होते हैं, और क्रोमियम यहाँ पे ना 0.05% का ही डोपिंग किया जाता है। डोपिंग मतलब ये इम्प्योरिटी इसकी मिलाई जाती है। तो ये समझ गए इसका कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे रूबी, ये थोड़े डेटा आपको ध्यान में रखना। रूबी रोड का जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ होता है ये 5 सेंटीमीटर तक होता है करीब करीब, और इसका जो डायामीटर होता है वो करीब करीब 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। ये दो चार चीज़ें पार्ट में ध्यान देता है, ये फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है और ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। हाँ, ये भी बात ध्यान में रखना। अब इसको ना एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं जेनर फ्लैश ट्यूब से। यहाँ से बेसिकली ये गैस का एक फ्लैश ट्यूब है जहाँ से पावर सोर्स के थ्रू हम इसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। तो थोड़े से अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, थोड़े से शॉर्ट, ये बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है, आप इसको जरूर फॉलो करना। देखिए, इट इज ए सॉलिड स्टेट लेजर। हाँ, एक सॉलिड स्टेट लेजर डिस्कवर है, टीएच मैनी ने 1960 में डिस्कवर किया था। अब दिस लेजर इज बेस्ड ऑन 3 लेवल पंपिंग। पंपिंग हमने समझा था कि वही
एटम को एक्साइट करने के लिए एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो 3 लेवल एनर्जी तक ये पंपिंग करता है रूबी लेजर में। ठीक है, रूबी लेजर का कुछ इस तरीके से डायग्राम हमने देखा। ये इस तरीके का जो है गैस ट्यूब है। ठीक, हाँ बिल्कुल, गैस ट्यूब को हमने जेनन फ्लाश ट्यूब से कवर करा है। यही बातें तो सेम लिखना है जो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, दूसरा फुली रिफ्लेक्टेड है। यहाँ से जो है लेजर बीम हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, इसको अंदर जब हम जब फ्लैश ट्यूब से जब इलेक्ट्रिक पावर सोर्स सप्लाई करते हैं ना, तो अंदर बहुत ही हीट होता है, इसलिए इसको कूलिंग के लिए यहाँ पे इस तरीके से पाइप जोड़ दिया जाता है ताकि लेजर कूल भी रहे, नहीं तो गर्म होगा तो ठीक है, ये ग्लास ट्यूब रहा। ग्लास ट्यूब के अंदर हमने रूबी रोड डाला। अब पढ़ते हैं। रूबी रोड इज सराउंडेड बाय ए ग्लास ट्यूब, बिल्कुल सही। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रूबी रोड इज Al2O3 अल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। देयर आर 0.05% इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड मिक्सड इन अल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये थोड़े डेटा ध्यान में रखना है कि कितना परसेंट की इम्प्योरिटी है, रूबी रोड की लंबाई डायामीटर कितनी है, ये इस तरीके से। द लेंथ ऑफ रूबी रोड इज 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। द लेफ्ट एंड ऑफ रूबी रोड इज फुली रिफ्लेक्टेड। हाँ, ये फुली रिफ्लेक्टेड हमने बोला, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, राइट एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड। द ग्लास ट्यूब इज सराउंडेड बाई जेनन फ्लाश ट्यूब। हाँ, ये ग्लास ट्यूब जो है जेनन फ्लाश ट्यूब से सराउंडेड है, इसके अंदर है फ्लाश ट्यूब। इसको हेलिकल पाथ में मतलब लपेटा गया है, इस ग्लास ट्यूब को इस तरीके से फिक्स किया गया है। सॉरी, फ्लैश ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को नहीं। ठीक है, द ग्लास ट्यूब इज सराउंडेड बाई जेनन फ्लाश ट्यूब। हाँ, द जेनन फ्लाश ट्यूब इज कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग ये 55 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एज एन एनर्जी सोर्स। यहाँ पे मतलब इतना जो है वेवलेंथ ये प्रोवाइड कर, ये भी डेटा ध्यान रखना है कि रूबी रॉड में ये जो फ्लैश ट्यूब लगाया गया है, ये इसको कैपेबल करा गया है कि 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सके। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गए। ठीक, आप इस तरीके से लिख देना कंस्ट्रक्शन पार्ट को। अब आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। ठीक, ये चीज़ें मेन है, ये बहुत ही आसान है। ये जो जिस तरीके से मैंने समझाया है वो चीज़ें बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग समझते हैं तो देखो, ये 3 लेवल पंपिंग पर काम करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल हो गया। यहाँ पे देखो, ये हाईली अनस्टेबल, जो मैंने बताया था कि E3 लेवल इतना ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है कि यहाँ पर पार्टिकल 10⁻⁻8 सेकेंड यहाँ पे स्टे करता है। लेकिन इतना शॉर्ट लाइफ होता है कि ये पटाख से गया, यहाँ पे रुका भी नहीं। ठीक, यहाँ पे आ गया मेटा स्टेबल स्टेट पे, जहाँ पे पार्टिकल 10⁻³ सेकेंड के लिए रुका रहता है। और यहीं पे जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, जो मोटे मेटा स्टेबल स्टेट यहीं पे होता है। तो यहीं पे सारी कहानी होती है। पढ़ते हैं इसको, डेटा भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। रूबी लेजर बेस्ड ऑन 3 लेवल पंपिंग। देखिए, क्रोमियम आयन मॉलिक्यूल्स टेक्स एनर्जी फ्रॉम जेनन फ्लाश ट्यूब एंड रिचेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू एक्साइटेड स्टेट E3। ठीक है, यहाँ पे जो हम वो इम्प्योरिटी मिलाए थे ना क्रोमियम ऑक्साइड का, तो वहीं पे जो है क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम आयन है, यही जो है बेसिकली एक्साइट होता है E3 लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्रोमियम आयन ही एक्साइट होता है। द E3 एक्साइटेड लेवल इज हाईली अनस्टेबल हैविंग 10⁻⁸ सेकेंड वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। हाँ, मैंने बताया कि ये जो E3 एक्साइटेड लेवल है, ये इतना ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है कि 10⁻⁸ सेकेंड यहाँ पे पार्टिकल रुकेगा। समझो कि मतलब मानो रुका ही नहीं, इस तरीके का सीन है यहाँ पे। ठीक है, लाइफ टाइम। दैट्स वाई, इसलिए एटम्स फॉल इमीडिएटली ऑन E2 एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसलिए ये एटम जो है हाईली अनस्टेबल की वजह से एक्साइटेड थ्री पर ये एटम जो है मेटास्टेबल स्टेट पर आ जाते हैं, यानी E2 एनर्जी लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो यही बात हुई। इफ दैट्स वाई एटम फॉल्स इमीडिएटली E2 लेवल। अरे, E2 एक्साइटेड स्टेट इज अ मेटास्टेबल स्टेट होता है वेयर एटम स्टे वेरी शॉर्ट टाइम। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टाइम होता है। अब यही पे होता है कि फाइनली पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड बिटवीन मेटास्टेबल स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पर भी रुकते हैं लेकिन फिर भी तो नीचे आएंगे ना। तो इन दोनों के बीच में ये जो है E1 एनर्जी लेवल और E2 एनर्जी लेवल, यहाँ पर इस रीजन के बीच में जो है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो फाइनली पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव E2 एंड ग्राउंड स्टेट में। और देयरफॉर ये वर्ड में नहीं, व्हेन एन एटम मेक्स अ स्टिमुलेटेड इमिशन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, so it emits a photon with wavelength of
6943, ठीक है। ये डेटा याद रखना, इतना एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन इन अगेन एंड वी गेट अ हाईली कोहेरेंट लेजर, और यही रूबी लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। ये बहुत आसान है। स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब मैंने बताया कि जो पार्टिकल यहाँ पे स्टे हो रहे हैं, तो वहाँ से जो फोटोन आते हैं, वो फोटोन इस पार्टिकल को, जो क्रोमियम आयन के पार्टिकल है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। बोलते हैं कि अब स्टिमुलेशन से क्या होता है ना, कि क्रोमियम आयन जो होता है एक नया फोटोन क्रिएट कर देता है, जिसकी एनर्जी जो होती है उस पुराने वाले फोटोन के ही बराबर होती है, और फिर क्रोमियम आयन जो होता है वो नीचे चला जाता है ग्राउंड स्टेट में। यही हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन का मेन डिफिनीशन है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोलना, स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब कि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उपस्थिति में ग्राउंड हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है। तो यहाँ पे रेडिएशन क्या रहा, वही जो हमने ये ऑप्टिकल से इतना सोर्स प्रोवाइड करा एनर्जी, यही एनर्जी इसको स्टिमुलेट करा क्रोमियम आयन को, और क्रोमियम आयन ने एक नया फोटोन छोड़ा जो पुराने वेवलेंथ के बराबर ही होता है, सेम डेटा उसका भी होगा, और फिर क्रोमियम आयन ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक चैनिंग रिएक्शन टाइप का यहाँ पे हो जाता है, ढेर सारा फोटोन मिलता है, नया फोटोन और पुराने फोटोन के सेम एनर्जी के साथ, तो एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत लेजर प्राप्त होता है। आई होप ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, आप वीडियो को 2x पे देख सकना। यहाँ पे ट्रांजिशन है। अच्छा, यहाँ पे रेडिएशन ट्रांजिशन का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे फोटोन यहाँ पे एनर्जी जो है अपना मतलब स्टिमुलेट नहीं करता है, यहाँ पे स्टिमुलेटेड नहीं करता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल की वजह से ये यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा है। ये बात भी ध्यान में रखना, और ये पॉइंट यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना कि जब E3 से E2 आ रहा है तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम था, तो पार्टिकल पटाख से मेटा लेवल स्टेट पर आ जाते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ। अब देखो यहाँ पे हमने इतना एनर्जी प्रोवाइड करा, देखो ध्यान से, इतना एनर्जी प्रोवाइड करा 5500 के करीब, हमको मिला 6943 का वेवलेंथ। सोच, वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाकर लेजर बनाया है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ आना काफ़ी है। वैसे तो मैंने शायद चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये हैंड रिटन नोट्स जो है बहुत बेस्ट एक अंडरस्टैंडेबल वे में मैंने बनाया है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय, मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट सवाल में। अब रूबी लेजर के कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं, जो एग्जाम में से पूछ देता है कि लिमिटेशंस या एप्लीकेशंस बता दो। तो ये लेजर का जो आउटपुट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, मतलब लगातार लेजर नहीं मिलता है, रुक रुक के मिलता होगा। द लेजर रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर, द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेजर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एप्लीकेशंस में क्या कह रहा है, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, यूज्ड इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, it is used to test the quality of material, and it is used for drilling of brittle materials on a very small area। तो ये कुछ इसके limitations और applications हो गए, ठीक, जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है।